नमस्कार दोस्तों अगर आप अपनी बीटेक एकेटीयू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो भाई आपके पास एक सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग फिजिक्स। और भाई ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। आप किसी भी ब्रांच से कर रहे हैं आपके पास इंजीनियरिंग फिजिक्स एक सब्जेक्ट होगा। और भाई आपको पता है इस बार एकेटीयू के एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो में हम फिजिक्स के टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिटेल्ड में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हम एमसीक्यू बात करेंगे भाई वो 110 प्लस एमसीक्यू हम बात करेंगे। और भाई ये इंपॉर्टेंट, मैंने पूरे फिजिक्स के ओवरऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उठाए हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के। और भाई यहाँ से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम पूरी इंजीनियरिंग फिजिक्स कवर कर रहे होंगे। इंजीनियरिंग फिजिक्स के टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि आपके लिए यार बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा भाई यहीं से आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए यार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो यहाँ पर भाई जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। क्या यूनिवर्स एक ओपन सिस्टम होता है, क्या क्लोज सिस्टम होता है, या एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, या एक इंटरनेशनल सिस्टम है। बताइए यूनिवर्स कैसा सिस्टम है। तो भाई जो आपका यूनिवर्स होता है वो आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम, भाई सबसे पहले अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम नहीं जानते हैं तो मैं ये आपको समझा देता हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे ना तो हीट ट्रांसफ़र होती है भाई, ना मास ट्रांसफ़र होता है। जब आपका कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता वो होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप एक कप में चाय लेते हो, ठीक है, चाय जैसे आपने चाय ली, अब वहाँ से चाय अगर आपने उसमें आपकी 100 ml चाय है एक कप में, तो मास तो ट्रांसफ़र नहीं होगा लेकिन हीट जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। कुछ टाइम बाद जो आपकी चाय है वो जो गर्म थी वो ठंडी हो जाएगी। ऐसे ही भाई आप बोलोगे, आप मिल्टन बॉटल है, ठीक है, मिल्टन बॉटल होती है, उसमें अगर आपने गर्म पानी भरा, ठीक है, उसमें आपने गर्म पानी भरा और उसको रख दिया, तो मिल्टन वाटर में क्या होता है 24 घंटे तक भाई वो पानी गर्म का गर्म रहता है। लेकिन भाई 24 घंटे बाद या एक टाइम पीरियड बाद वो मिल्टन वाटर में भी पानी ठंडा होने लगता है। कहने का मतलब ये होता है वो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है वहां से आपकी। ये आपका मतलब ऐसा कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल नहीं होता जो कि आइसोलेटेड हो। लेकिन यूनिवर्स जो आपका ब्रह्मांड है भाई, वहां पे जो हीट है वो तो यहीं रह रही है ना, पूरी ब्रह्मांड की हीट कोई दूसरे ब्रह्मांड में तो जा रही नहीं है क्योंकि दूसरा ब्रह्मांड है ही नहीं कोई। तो भाई जो हीट है वो यहीं पे है सब कुछ। एनर्जी ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है यहाँ से, ना मास ट्रांसफर हो रहा है। तो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम का जो अगर एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वो सिर्फ भाई एक ओपन सिस्टम यूनिवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भाई आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड इन ऑल नेचुरल प्रोसेस। बताइए डॉपलर इफेक्ट होता है, या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, या लेंस लॉ। तो भाई इसका आंसर तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसका जो आंसर है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। आपकी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती है। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो बिल्कुल सही है भाई, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताइए इनमें से कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ग्रेविटी, आइसोट्रॉपी, न्यूक्लियर फोर्स, या होमोजेनिटी ऑफ टाइम। बताइए भाई यहाँ पर क्या सही होगा। तो भाई यहाँ पर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी आपका, होमोजेनिटी ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा भाई आप एक चीज बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो भाई अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय।
इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ये है जो भाई आपकी एनर्जी होती है ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना ही भाई आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में चेंज कर पोटेंशियल को काइनेटिक में चेंज कर सकते हो, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, लेकिन एनर्जी को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो, और ना ही एनर्जी को आप नष्ट कर सकते हो। ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो भाई आपको पता होना चाहिए, वैसे नहीं पता तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट। इनमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट को कौन सा फॉलो करता है ये बताना है। तो भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, ऑप्शन ए भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भाई ये पूछा जाता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट बतानी है भाई आपको। स्टेरेडियन होती है, रेडियन होती है, मोल होती है, या कैंडेला होती है। तो भाई जो आपकी एसआई यूनिट होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की भाई वो होती है आपकी कैंडेला, ऑप्शन डी भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्टेरेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपकी स्टेरेडियन होती है वो एसआई यूनिट होती है किसकी, ये पूछा गया है। फेज एंगल की, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की, मास की, या सॉलिड एंगल की। बताइए 7 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो भाई जो आपकी स्टेरेडियन होती है वो एसआई यूनिट होती है आपकी सॉलिड एंगल की। जो आपका सॉलिड एंगल होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, तो उसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। या आपसे ऐसे पूछा गया है कि स्टेरेडियन की एसआई यूनिट किसकी एसआई यूनिट है, तो भाई सॉलिड एंगल की। यहाँ पर है भाई ये बताना है, हाउ मैनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितनी लाइट ईयर्स होती हैं ये बताना है आपको। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 1.057 इंटू 10 की पावर 16 लाइट ईयर्स। तो भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज 14.3 फर्मी, एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम इन मीटर। भाई अगर किसी भी गोल्ड न्यूक्लियस का रेडियस है 41.3 फर्मी, तो आपको क्या निकालना है, आपको भाई वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो भाई आपका जो वॉल्यूम आएगा निकलकर वो बताना है कि क्या वॉल्यूम आएगा। तो भाई इसका जो वॉल्यूम आएगा वो ऑप्शन सी 4.19 मीटर क्यूब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इनटू। आपको भाई 2 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर इंटू सेकंड में चेंज करना है। तो भाई सबसे पहले आप 2 किलोमीटर, आप इसको कैसे चेंज करोगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको देखो जो 2 किलोमीटर होता है उसमें ये देखना है कि कितने मीटर होते हैं। तो भाई 2 किलोमीटर में आपके मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और तो यहाँ पर आपके भाई 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो जाएंगे। फिर उसको भाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। और भाई यहाँ पर हावर को सेकंड में चेंज करना है। सपोज भाई देखो यहाँ पर 1 आवर होता है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं ये बताना है, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और भाई जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो राइट आंसर है वो निकल के आएगा, और इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा भाई वो आएगा 0.014 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, एज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिक्रीज। अगर भाई जो आपकी वेवलेंथ है रेडिएशन की अगर वो डिक्रीज होगी तो आपको ये बताना है ब्लैक बॉडी की इंटेंसिटी जो होती है वो बढ़ेगी या कम होगी। तो आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर है। भाई ब्लैक बॉडी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लेना। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। अगर आप वेवलेंथ एज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन डिक्रीजेस, अगर भाई आपकी जो रेडिएशन की वेवलेंथ है अगर वो कम होगी तो जो इंटेंसिटी होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वो पहले तो बढ़ती है उसके बाद फिर भाई कम होती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडिएशन इमिटेड बाई हॉट बॉडीज आर कॉल्ड एज। जो रेडिएशन इमिट होते हैं हॉट बॉडीज के द्वारा उनको बताना है कि क्या बोलते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, एक्स रेज बोलते हैं, गामा रेडिएशन बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो भाई हॉट बॉडीज के द्वारा जो आपका भाई रेडिएशन इमिट किए जाते हैं
उसको भाई आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका, एन आयरन रॉड इज हीटेड, द कलर एट डिफरेंट टेम्परेचर आर नोटेड। देखो आप जब आयरन रॉड को हीट करते हो तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो आपके डिफरेंट टेम्परेचर पर आप कलर नोट करते हो, इतने टेम्परेचर पर आयरन रॉड का ये कलर था, इसके बाद ऐसा हुआ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर शोज दैट आयरन रॉड इज एट द लोएस्ट टेम्परेचर। इनमें से कौन सा कलर है जो कि शो करेगा कि जो आपकी आयरन रॉड है वो सबसे कम टेम्परेचर पर है। तो भाई यहाँ पर जो कलर शो करता है वो करेगा ऑप्शन ए रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, और जितना फिर भाई अगर आप उसे और गर्म करोगे तो ऑरेंज, वाइट, ब्लू, फिर ये आने वाले होते हैं कलर। नेक्स्ट है भाई, अ ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज द परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन, इट मे और मे नॉट बी परफेक्ट इमिटर ऑफ द रेडिएशन। तो भाई ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज द परफेक्ट इमिटर ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर भाई, यहां पर भाई आपको एक ये इमेज दी गई है, आप इसको इमेज देख लीजिए। यहां पर भाई आपकी ये इंटेंसिटी शो की गई है और ये वेवलेंथ शो करी गई है, और यहाँ पर आपको भाई ये कुछ कर्व खींचे गए हैं T1, T2 और T3। अब आपको बताना है T1 ग्रेटर, T2 ग्रेटर, T3, या T3 ग्रेटर, T2 ग्रेटर, T1, T2, या T3 ग्रेटर, T1, T, मतलब कौन सा इक्वेशन सही होगा ओवरऑल ये बताना है। तो भाई आपका जो T3 है वो ग्रेटर होगा, उसके बाद T1, T2 और उसके बाद T1, ठीक है। तो भाई यहाँ पर T2, T3, T2, T1 कौन सा है? तो भाई यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा बी गलत दिया हुआ है आपका, ऐसे होगा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ये T2 दिया हुआ है ऑप्शन बी में भाई आपका, इसको आप 1 कर लीजिए। तो यहाँ पर भाई आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी होती है लाइट की, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं करती है या नहीं कर सकती है, ये बताना है आपको। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन ए इसका ट्रू सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर इज। जो आपकी एब्जॉर्प्टिव पावर होती है उसकी यूनिट क्या होती है ये बताना है। तो भाई जो आपकी एब्जॉर्प्टिव पावर होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो ऑप्शन डी भाई सही हो जाएगा। फॉर एन ऑब्जेक्ट अदर देन अ ब्लैक बॉडी इट्स इमिसिविटी ई इज। बताइए भाई क्या सही है? जो ऑब्जेक्ट होते हैं अगर ब्लैक बॉडी को छोड़ दिया जाए तो इमिसिविटी क्या होती है? 1 होती है, या ग्रेटर देन 1 होती है, स्मॉलर देन 1 होती है, इक्वल टू 0 होती है। तो भाई इसका आंसर है 0 ग्रेटर देन इमिटिविटी स्मॉलर देन 1। तो यहाँ पर भाई आपका जो राइट हो जाएगा ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी भाई आपका राइट हो जाएगा। व्हाट रिलेशन बिटवीन इमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिव पावर। भाई इमिसिविटी, ठीक है, और एब्जॉर्प्टिव पावर के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ग्रेटर देन होते हैं इमिसिविटी एब्जॉर्प्टिव पावर से, या स्मॉलर या इक्वल, ये बताना है आपको। तो भाई जो इमिसिविटी होती है वो एब्जॉर्प्टिव पावर के इक्वल होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपको, ये आपकी भाई एक फिगर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर भाई आपकी ये क्या है, एक ब्लैक बॉडी है और वहाँ से आपको एक इंसिडेंट आ रहे हैं, और ये फिर भाई ये जो इंसिडेंट, एक मिनट, जो भाई ये इंसिडेंट, जो ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ से भाई ये एब्जॉर्ब्ड है और यहाँ से ये ट्रांसमिटेड है। अब आपको बताना है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। जो आपकी इमिसिविटी होती है रेडिएशन की वो 0 होगी, इमिसिविटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की 0 होगी, या इमिसिविटी ऑफ ट्रांसमिशन और इंसिडेंट इक्वल होगा, या भाई इमिसिविटी ऑफ इंसिडेंट और इमिसिविटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बराबर होगा। बताइए भाई इसमें क्या सही होगा?
तो भाई आपको एक चीज़ पता है, जो ब्लैक बॉडी होती है, जितनी भी रेज आती हैं ब्लैक बॉडी सभी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो भाई जो आपकी ई आर होगी वो आपका भाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हेन अ पेबल इज ड्रॉप्ड इनटू अ पॉन्ड ऑफ स्टील वाटर। अगर देखो किसी भी पेबल को आप ड्रॉप करते हो एक पॉन्ड में स्टील वाटर है, ठीक है, उसमें आप किसी पेबल को आप ड्रॉप करोगे तो क्या होगा? पार्टिकल मूव करेंगे, वेव मोशन होगा, या पेबल मोशन मूव्स होगा, या वाटर मूव्स होगा, क्या होगा? तो भाई वेव मूव होंगी, ठीक है। आपने देखा होगा, आप किसी भी पॉन्ड में एक भाई पत्थर को फेंकना है, ठीक है, जब आप एक पत्थर को फेंकोगे तो आप कुछ भाई, जैसे मैं एक मिनट, जैसे भाई ये पॉन्ड है आपका, यहाँ पर आप किसी पत्थर को फेंकोगे तो आप कुछ इस तरह से देखते हो पानी में होता हुआ, इसको हम वेव बोलते हैं। ये क्या हो रहा है? वेव मूव हो रही है, ठीक है। मैकेनिकल वेव आर कॉल्ड इलास्टिक वेव। मैकेनिकल वेव को इलास्टिक वेव भी बोला जाता है। बिल्कुल सही, राइट। What are the essential properties a medium must possess for a propagation of mechanical wave? बताइए भाई 3 का क्या होगा? स्टेबल प्रेशर, मैक्सिमम फ्रिक्शन, कांस्टेंट टेम्परेचर, मिनिमम फ्रिक्शन। तो भाई जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मिनिमम फ्रिक्शन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ट्रांसवर्स वेव कैन बी फॉर्म्ड इन फ्लूइड। जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो किस में बनती हैं? फ्लूइड में। अब आपको बताना है ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आपको बताना है इनमें से कौन सी वेव ट्रांसमिट हो सकती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के थ्रू। ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं वो ट्रांसमिट हो सकती हैं आपकी सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और आपकी गैस से भी। कौन सी वेव होती हैं? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये भाई आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, फॉर एन एल्युमिनियम द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 2.1 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी इज 2.10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द मीडियम। भाई आपको ट्रांसवर्स वेव की स्पीड निकालनी है। आपकी जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये है और भाई आपकी डेंसिटी ये दी गई है। तो बताइए भाई आप कैसे निकालेंगे? तो भाई ये आपने पढ़ा होगा, जो इसकी आपकी जो निकल के आएगी भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर वो होगा 2.79 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, साउंड ट्रेवल थ्रू अ गैस। भाई ये देखो यहाँ पर मैं इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर मैं सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन भाई क्या दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन से, और भाई यहाँ पर जो फ़ोन का मोबाइल पेन होता है, मतलब मैं यहाँ से लिख नहीं सकता भाई, यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करा सकता मोबाइल पर, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई, आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, साउंड ट्रेवल थ्रू अ गैस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो भाई साउंड ट्रेवल करती है गैस के थ्रू, वो कौन सी कंडीशन में करती है? आइसोथर्मल कंडीशन, नॉन आइसोथर्मल कंडीशन, एडिएवेटिक कंडीशन या ट्रांसवर्स कंडीशन। बताइए भाई। तो भाई जो साउंड ट्रेवल करती है गैस के थ्रू, वो करती है भाई आपकी एडिएवेटिक कंडीशन में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, व्हाट काइंड ऑफ वेव इज फॉर्म्ड इन ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स में किस प्रकार की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं या फॉर्म्ड होती हैं, ये बताना है। तो भाई जो 8 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अ वेव ट्रांसमिट मोमेंटम्स। आपकी जो वेव है वो मोमेंटम ट्रांसमिट करती है, कैन नॉट इट ट्रांसफर एंगुलर मोमेंटम। जो वेव मोमेंटम को ट्रांसफर करती हैं वो वेव आपकी एंगुलर मोमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं। तो भाई ये गलत है, वो कर सकती हैं। व्हाट इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ वेव। फंडामेंटल प्रॉपर्टी बतानी है आपको वेव की।
तो भाई जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वेव की वो होती है भाई आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज प्रेशर वेव, इनमें से कौन सी वेव को आप प्रेशर वेव भी बोलते हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो आपकी भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं उसको आप क्या बोलते हैं, आपको भाई प्रेशर वेव भी बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन। भाई स्क्रोडिंगर वेव आप फंक्शन आपने जरूर से पढ़ा होगा, तो इसकी भाई इक्वेशन बतानी है, कौन सी इक्वेशन यहाँ पर सही है। आप भाई इक्वेशन को थोड़ा और जूम करके देख सकते हो। तो भाई इसकी जो राइट इक्वेशन होती है वो होती है ऑप्शन डी IH, ठीक है। आप इस इक्वेशन को, जो आपकी इक्वेशन है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो ऑप्शन डी है। आप इसका भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको पता होगी तो आप थोड़ा इसे रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फॉर अ क्वांटम वेव पार्टिकल, क्वांटम वेव पार्टिकल के लिए जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो ई की वैल्यू होती है भाई HW, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्या ये बात सही है या गलत। तो भाई ये बात गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वेव फंक्शन, इनमें से कौन सा वेव फंक्शन है ये बताना है। तो भाई जो वेव फंक्शन होता है ये होता है आपका sin x, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन, इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वेव फंक्शन का। तो भाई जो इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो है आपका फिजिकली सिग्निफिकेंट, और आपका भाई कंटिन्यूअस, सिंगल वैल्यूड, और आपका भाई डिफरेंशिएबल, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसके, वेव फंक्शन के। और भाई जो आपका फिजिकली सिग्निफिकेंट है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फाइंड द फंक्शन, आपको फंक्शन फाइंड करना है fx फॉर विच x fx इक्वल टू, ये वैल्यू दी गई है, वेयर इज द रियल क्वांटिटी। तो भाई वैसे आपको ये सॉल्व करना होगा, लेकिन जो इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पर, आप सॉल्व करके देख लेना, जो राइट आंसर आएगा भाई वो आएगा यहाँ पर ये वाला, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर D ओवर D V0, क्या भाई ये सही है या गलत, ये बताना है आपको। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसी भी वेव फंक्शन को आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, आयन वेक्टर, आयन वैल्यू, आयन फंक्शन या ऑपरेटर्स। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्क्रोडिंगर इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये बात सही है या गलत है। तो भाई ये बात गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपकी ये फिगर दी गई है, क्वेश्चन, एक मिनट, भाई इसका क्वेश्चन नहीं है यार, मिसप्रिंट हो गया है ये, एक मिनट भाई, सॉरी, इसका ये जो फिगर दी गई है इसका क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन प्रिंट नहीं, मतलब लिख नहीं पाया मैं, कुछ गलती हो गई है मुझसे। तो भाई आप इसको छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, इनमें से कौन सी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है लेजर की। डायरेक्शनल, स्पीड, कोहेरेंस, वेवलेंथ। अब आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसका भाई क्या होगा। तो भाई जो लेजर होता है, आपने लेजर की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, लेकिन जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है लेजर की वो होती है भाई आपकी यहाँ पर कोहेरेंस। आपने कोहेरेंस पढ़ा होगा लेजर के अंदर,
जो कि यहाँ पर भाई आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर भाई आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग। इनमें से आपको ऑप्टिकल पंपिंग का एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा है। रूबी लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर है, सेमीकंडक्टर लेजर है या डाई लेजर है। बताइए भाई यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई आपका रूबी लेजर। ऑप्शन ए भाई यहाँ पर फिर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर when laser light is focused on a particular area for a long time then that particular area alone will be heated। जब आपका लेजर लाइट किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पर आप फोकस करके रखते हो एक लंबे समय तक के लिए, देन जो आपका पर्टिकुलर एरिया होता है वो सिर्फ जितना जिस पर मतलब ये है, आप जैसे आपका ये लेजर है, ये पार्ट है, अगर आप इस पर ही फोकस कर रहे हो तो ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ यही पार्ट है आपका वो हीट होगा या ये पार्ट भी हीट होगा, ये आपको बताना है भाई। तो भाई जिस पर आप फोकस करते हो सिर्फ वही पार्ट हीट होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन एलईडी मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल विद बैंड गैप एनर्जी 2.8 EB। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4430.8 एम्पियर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स फ्रॉम ग्रीन लाइट ऑफ मरकरी। आपकी भाई यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू भी दी गई है। रिक्वायर टू बी डन 1 जूल ऑफ वर्क। तो भाई ये भी एक आपको प्रॉब्लम है जो कि आपको सॉल्व करनी है। मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन बी भाई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ लेजर पल्स। भाई आपको ये बताना है कि आपको यहाँ पर कौन सा एक जो जनरेशन ऑफ लेजर पल्स है जो कि यूज किया जाता है जनरेशन ऑफ लेजर पल्स, रूबी लेजर में, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर में, हीलियम नियॉन लेजर में या एनडी याग लेजर में। बताइए भाई यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाई यहाँ पर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ND/Ag लेजर। ठीक है, ND/Ag लेजर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने की क्या नीड है ये आपको बताना है। क्यों करते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव। भाई ये लेजर में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने लेजर पढ़ा है तो भाई इसमें जो हम पॉपुलेशन इन्वर्जन जो अचीव करते हैं वो करते हैं टू एक्साइट मोस्ट ऑफ द एटम्स को एक्साइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर इज कॉल्ड एज नॉन मटेरियल नाइफ। लेजर को आप क्या, लेजर भाई नॉन मटेरियल नाइफ भी बोला जाता है, नाइफ भी बोला जाता है। बताइए भाई ये स्टेटमेंट सही है या गलत। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी यूजेस द लेजर। ट्रू, जो डीवीडी है वो यूजेस करती है लेजर का, ये बात सही है या गलत। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एटॉमिक क्लॉक्स। एटॉमिक क्लॉक्स में से, एटॉमिक क्लॉक में इनमें से क्या यूज किया जाता है। लेजर, क्वार्ट्ज, मेजर, हीलियम। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन सी मेजर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन वाइब्रेशनल एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन डी लेजर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। जो भाई फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है उसका क्या प्रिंसिपल है ये बताना है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डॉपलर इफेक्ट। बताइए भाई क्या आंसर है। तो इसका आंसर भाई डॉपलर इफेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम फॉर अ मैक्सिमम एक्सटर्नल इंसिडेंट एंगल। जो भाई आपका मैक्सिमम एक्सटर्नल इंसिडेंट एंगल होता है उसका एक दूसरा नाम क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्टिकल एंगल होता है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल होता है या रिफ्लेक्शन एंगल होता है या वेव गाइड एक्सेप्टेंस एंगल होता है। तो उसका आंसर है भाई वेव गाइड एक्सेप्टेंस एंगल एक दूसरा नाम होता है मैक्सिमम एक्सटर्नल इंसिडेंट एंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंगल मोड फाइबर हैज लो इंटरमोडल डिस्पर्जन देन मल्टी मोड। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी इन ग्रेडेड इंडेक्स फायर, टेंजेंशियली, रेडियली, लॉन्गिट्यूडनली या ट्रांसवर्सली। बताइए भाई यहाँ पर क्या सही होगा। तो भाई यहाँ पर रेडियली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर डिस्टॉर्जन। बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्जन किसका होता है। तो भाई मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैव मोर डिस्टॉर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो डिस्टॉर्जन। इनमें से कौन से में बिल्कुल भी डिस्टॉर्जन नहीं होता है, ये बताना है। तो भाई जो ग्रेडेड इंडेक्स फायर होता है उसमें डिस्टॉर्जन नहीं होता है। ऑप्शन ए भाई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस अकर इनसाइड द फाइबर। इसमें ये बताना है कि किस में फाइबर के इनसाइड आपका लॉस होता है, रेडिएटिव लॉस, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन या एटेन्यूशन। बताइए भाई क्या इसका आंसर होगा। भाई इसका आंसर स्कैटरिंग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉज माइक्रोस्कोपिक बेंड, यूनिफॉर्म प्रेशर, नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम, यूनिफॉर्म वॉल्यूम, नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम। बताइए भाई इसका क्या सही होगा। तो भाई इसका सही हो जाएगा यूनिफॉर्म वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मोर देन वन मोड इज प्रोपिगेटिंग हाउ इज इट डिस्पर्स्ड। ऑप्शन है आपके डिस्पर्जन, इंटरमॉडल डिस्पर्जन, मटेरियल डिस्पर्जन या वेव गाइड डिस्पर्जन। बताइए भाई क्या सही होगा। तो भाई इंटरमॉडल डिस्पर्जन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन फाइबर ऑप्टिक टेलीफोन ट्रांसमिशन कैन बी हैंडल मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वॉइस चैनल्स। जो भाई आपका फाइबर ऑप्टिकल टेलीफोन कम्युनिकेशन होता है वो हैंडल करता है आपके मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वॉइस चैनल्स को। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो बिल्कुल सही है भाई। जो आपका फाइबर ऑप्टिकल टेलीफोन ट्रांसमिशन होते हैं वो इसीलिए यूज किए जाते हैं कि जो वॉइस चैनल होते हैं उनको हैंडल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फाइबर ऑप्टिक वेक वॉन, टेलीकम्युनिकेशन, केबल टेलीविजन, डिले लाइंस या बस टोपोलॉजी। यहां पर भाई ये पूछा गया है कि किसको इसमें से फाइबर ऑप्टिक बैकबोन बोला जाता है। तो भाई आपने टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। भाई एक टोपोलॉजी होती है बस टोपोलॉजी। तो भाई जो आपका ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक बैकबोन होता है उसको आप बस टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 लेवल लेजर। कौन सा एक 3 लेवल लेजर है ये आपको बताना है भाई। तो भाई एन आपका जो 3 लेवल लेजर होता है क्या वो NdVyAg होता है या रूबी होता है, हीलियम नियॉन होता है, सेमीकंडक्टर लेजर होता है। तो भाई जो 3 लेवल लेजर होता है वो होता है भाई आपका रूबी लेजर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाइफ टाइम ऑफ मेटा स्टेबल स्टेट इन अ रूबी लेजर इज। बताइए जो लाइफ टाइम होती है, देखो 3 स्टेट होती हैं रूबी लेजर के अंदर, आपने पढ़ा होगा। एक होती है आपकी मेटा स्टेबल, ठीक है, उसमें ये बताना है आपको लाइफ टाइम बतानी है कितने सेकंड की होती है, बहुत माइक्रो सेकंड की होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सारे ऑप्शन भाई देखो यहाँ 10 की पावर 8 नहीं है, थोड़ा अगर जूम करके देखोगे आप तो ये सारी वैल्यू माइनस में है, मतलब ये सभी माइक्रो सेकंड्स में आंसर है। तो बताइए आपकी जो मेटावल स्टेट में रूबी लेजर की लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है। 10 की पावर -8, मतलब ये इस तरह से है 10 की पावर -8 सेकेंड या 10 की पावर -6 सेकेंड या 10 की पावर -3 सेकेंड या 10 की पावर -2 सेकेंड। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन सी 10 की पावर -3 सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई द एंड ऑफ द रूबी रॉड वर्क्स एज। जो रूबी रॉड की एंड होती है वो कैसे वर्क करती है ये आपको बताना है। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केविटी मिरर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई पंपिंग मैकेनिज्म यूज्ड इन रूबी रॉड। रूबी रॉड में जो पंपिंग मैकेनिज्म यूज होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग होती है वो, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होता है, केमिकल पंपिंग होती है या थर्मल पंपिंग। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्टिकल पंपिंग। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल पंपिंग बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विच मटेरियल इज यूज फॉर कूलिंग ऑफ रूबी रॉड फॉर एफिशिएंट कंटिन्यूअस ऑपरेशन? CFC, लिक्विड हीलियम, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन। तो उसको बोला जाता है भाई लिक्विड नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम इज, एक मिनट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लेजर बीम इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, लेजर बीम जो इमिटेड होता है वो किस फॉर्म में होता है? फ्लक्चुएटिंग रेडिएशन में, या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, या पल्स्ड आउटपुट में, या एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इंटेंसिटी में? तो भाई जो आपका लेजर बीम होता है जो वो इमिट होता है वो पल्स्ड आउटपुट में होता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, ये भाई आपकी एक फिगर दी गई है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी एक फिगर दी गई है, यहाँ पर भाई कुछ तरह इस तरह से आपको शो करा गया है, ये आपकी पावर आउटपुट है, ये आपकी यहाँ पर भाई पावर आउटपुट है, और ये आपका यहाँ पर टाइम है, और आपको जो पावर आपकी आउटपुट जनरेट हुई है वो टाइम के साथ पहले तो बढ़ती है, फिर यहाँ पर भाई फ्लक्चुएट हुई है, और फिर टाइम के साथ डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर बताना है ऐसा किस में होता है, रूबी लेजर में होता है, हीलियम नियॉन लेजर में होता है, या आपका NdVAG लेजर में होता है, या सेमीकंडक्टर डायोड लेजर में होता है? तो भाई ये जो फिगर है ये है भाई आपकी रूबी लेजर की, ऑप्शन बी भाई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, फॉर अ रूबी लेजर द कोहेरेंट टाइम t इक्वल टू 10 की पावर -10 सेकेंड, द डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी, बताइए भाई यहाँ पर क्या राइट होगा? तो भाई यहाँ पर जो राइट होगा आपका वो होगा 0.13 इंटू 10 की पावर -4, तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the relative pollution of atom in a ruby layer that produce a light beam of wavelength 6943 at 300 Kelvin? तो भाई ये न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा भाई 8 की पावर 10 - 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लेजर इन अ रूबी लेजर? भाई रूबी लेजर में इमिटेड लेजर की क्या वेवलेंथ होती है? तो भाई वो होती है 694 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एनी इंटरफेरेंस पैटर्न? इनमें से कौन सा एक भी इंटरफेरेंस पैटर्न शो नहीं करता है? सोप बबल, एक्सेसिवली थिन फिल्म, अ थिक फिल्म, अ वेज शेप्ड फिल्म, बताइए क्या सही होगा? तो भाई उसका आंसर ऑप्शन वे एक्सेसिवली थिन फिल्म सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रिंसिपल यूज्ड इन इंटरफेरेंस इज? इंटरफेरेंस में जो मेन प्रिंसिपल यूज होता है भाई वो कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, बताइए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ऑप्शन बी। जो भाई आपका इंटरफेरेंस का मेन प्रिंसिपल जो यूज किया जाता है वो होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड कंस्ट्रक्टिवली द इंटेंसिटी बिकम? भाई जब आपकी दो वेव्स होती हैं सेम एम्पलीट्यूड की, ठीक है, तो उनकी इंटेंसिटी क्या होती है? डबल हो जाती है, हाफ होती है, या 4 गुना होती है, या 1/4 होती है, मतलब 1 का 4th पार्ट, इस तरह से। तो भाई जब दो वेव्स होती हैं सेम एम्पलीट्यूड पर तो उनकी इंटेंसिटी भाई 4 टाइम्स हो जाती है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। द शेप ऑफ अ फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस इज? भाई जो आपकी इंटरफेरेंस होती है उसमें जो फ्रिंजेस की शेप होती है वो स्ट्रेट होती है, सर्कुलर होती है, हाइपरबोलिक होती है, इलेप्टिकल होती है, ये बताना है। तो भाई जो उसकी शेप होती है वो हाइपरबोलिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इफ इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हाइट लाइट इज यूज्ड फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट,
व्हाट वुड बी द चेंजेस इन ऑब्जर्वेशन। भाई यहाँ पर ये पूछा गया है इफ इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह अगर आप वाइट लाइट यूज करते हो इंटरफेरेंस लाइट में, व्हाट विल बी द चेंज इन ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। द पैटर्न विल नॉट बी विजिबल, ऐसा नहीं है। द शेप ऑफ द पैटर्न विल चेंज फ्रॉम हाइपरबोलिक टू सर्कुलर, हाइपरबोलिक से सर्कुलर चेंज हो जाएगी, नहीं भाई। कलर्ड फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व विद अ ब्राइट फ्रिंजेस एट द सेंटर, भाई जो कलर्ड फ्रिंजेस हैं वो आपको ऑब्जर्व होंगी एक ब्राइट वाइट फ्रिंजेस की तरह, वो भी सेंटर में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर फ्रिंज कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग, जीरो ऑर्डर फ्रिंज आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, वाइट लाइट से, येलो लाइट से, अक्रोमेटिक लाइट से या मोनोक्रोमेटिक लाइट से। तो भाई यहाँ पर वाइट लाइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज जीरो। इंटरफेरेंस आप जब ही ऑब्जर्व कर सकते हैं जब फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में जीरो हो, तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। द शेप ऑफ द पैटर्न डिपेंड्स ऑन द, जो पैटर्न्स की शेप होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ये आपको बताना है। तो जो भाई शेप होती है पैटर्न की जो कि डिपेंड करती है शेप ऑफ द स्लिट पर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थिन शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। तो भाई इसमें जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दे रखा है और थिकनेस आपकी 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर आप इसको नेगेटिव माइनस करोगे तो ये 0.5 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन आपको किस में आंसर देना है भाई, आपको आंसर देना है यहाँ पर चारों ऑप्शन है मीटर में। तो अगर आप 0.5 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 0.005, ये आएगा भाई इक्वल टू 0.005 मीटर। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमा इज 2 म्यू टी कॉस आर, बताइए किसके इक्वल है, 2 म्यू टी कॉस आर। भाई ये आपका जो इक्वल होता है वो होता है भाई 2n+1 लैम्डा अपॉन 2। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ सोप ववल चेंजेस कंटिन्यूसली, भाई जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न होता है सोप ववल का, वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। बताइए ये बात सही है या गलत, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फोटोग्राफ मेड विद एक्स रेज आर नॉन एज, भाई जो फोटोग्राफ हैं वो एक्स रेज से जो बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्स ग्राफ बोलते हैं, गामा ग्राफ बोलते हैं, रेडियोग्राफ बोलते हैं या स्कैन्ड फोटोज बोलते हैं। बताइए भाई क्या राइट होगा, उनको भाई रेडियोग्राफ बोलते हैं। एक्स रेज आर यूज्ड विद कंप्यूटर इन, भाई जो एक्स रेज होते हैं वो यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में, सिटी स्कैन, कैट स्कैन, सीए स्कैन या एटी स्कैन। इसमें भाई आपको राइट आंसर बताना है। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो CAT स्कैन होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोग्राफी कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ पेंटिंग, रेडियोग्राफी जो यूज की जाती है भाई वो एज ऑफ पेंटिंग की आइडेंटिफाई के लिए यूज की जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी डिटेक्टेड बाई एक्स रेज, इनमें से कौन सी डिसीज एक्स रेज के द्वारा डिटेक्ट की जा सकती है, ये आपको बताना है। तो भाई जो आपका निमोनिया होता है उसको आप एक्स रेज की सहायता से डिटेक्ट कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि निमोनिया है या नहीं।
द थेरेपी यूज टू फाइट कैंसर सेल इज कॉल्ड। भाई जो अगर किसी इंसान को कैंसर हो जाता है तो उनके लिए एक थेरेपी दी जाती है जिससे वो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनसे फाइट करती है वो थेरेपी। तो वो कौन, उस थेरेपी का नाम क्या है? कैंसर थेरेपी, एक्सरे थेरेपी, या ब्राइची थेरेपी, या डायग्नोसिस थेरेपी? तो उसको बोलते हैं भाई VRACHY, ब्राइची थेरेपी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द चेकिंग ऑफ बैग्स इन एयरपोर्ट इज डन बाई एक्सरे। भाई जो आपके बैग चेक किए जाते हैं एयरपोर्ट में वो एक्सरेज के द्वारा किए जाते हैं। तो भाई इसका ऑप्शन ए ट्रू सही है। द फूड इंडस्ट्री यूजेस एक्सरेज फॉर। जो फूड इंडस्ट्री होती हैं वो एक्सरेज का यूज करती हैं किसके लिए? चेकिंग प्योरिटी ऑफ फूड, या स्टर्लिंग फूड के लिए, या ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस, या डज नॉट यूजेस? बताइए। तो भाई जो फूड इंडस्ट्री होती हैं जो एक्सरे का यूज करती हैं वो स्टरलाइजिंग फूड के लिए किया जाता है। इन फोटोकेमिकल प्रोसेस द रेज विच प्रोवाइड बेटर रिजोल्यूशन आर इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी लाइट, या एक्सरे? तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका भाई यहाँ पर एक्सरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एक्सरेज फॉर आइडेंटिफाइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। भाई जो प्रोसेस होती है जो एक्सरे को यूज करके आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को, तो भाई उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। विच फिनोमिना इज शोन बाई द फिगर। यहाँ पर भाई एक आपको फिनोमिना शो किया गया है। ये आपका एक सोर्स है, यहाँ से आपका कुछ इमिट हो रहा है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इससे कुछ रेज जा रही हैं, और ये आपकी एक प्लेट है। अब ये बताना है ये कौन सा प्रोसेस है या कौन सा आप बोल सकते हो फिनोमिना है। तो भाई ये जो फिनोमिना है आपका वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो इस फिगर को आप ध्यान रखना, अगर ऐसी फिगर पूछी जाए कि ये कौन सा फिनोमिना है तो ये है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी लेवल बिलो विच ऑल लेवल आर कंप्लीटली ऑक्युपाइड एट 0 केल्विन कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं भाई फर्मी एनर्जी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। व्हाट आर द करंट कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में करंट कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, या इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स, या इलेक्ट्रॉन और होल्स? बताइए भाई। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग इज केप्ट बिलो 1%, 5%, 10%, या 50%? तो 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल इज एडेड। कंडक्शन लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, वैलेंस लेवल? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोनर एनर्जी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इनमें से कौन सा यूज किया जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट करने के लिए? तो भाई यहाँ पर ऑप्शन सी GA सही हो जाएगा। भाई आपको ये फिगर दी गई है, भाई इसका क्वेश्चन मिसप्रिंट है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉल कैफिशिएंट ऑफ अ स्पेसिमेन इज 3.66 इंटू 10 की पावर -4 मीटर क्यूब सेल्सियस -1 इफ इट्स रिलेटिविटी। भाई ये न्यूमेरिकल है, ये आपको सॉल्व करना है। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आएगा। इसका आंसर आएगा भाई 0.04 मीटर स्क्वायर V-1 एंड सेकेंड -1, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो आपको भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना। आप अपने फ्रेंड से या इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अपने टीचर से भी सॉल्व करा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनमें से कौन सा एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है ZnO।
पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज अ लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये भाई बिल्कुल सही है। इसी के साथ भाई हमारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, ये टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं भाई। ठीक है, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने पेपर में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। थैंक यू भाई इस वीडियो को देखने के लिए। और भाई अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपने सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के AKTU से बीटेक कर रहे हैं, किसी भी सेमेस्टर में हैं। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।